आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट और खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, वैभव श्रीवास्तव। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मंथली इनकम स्कीम की। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें एक बार पैसा जमा करना होता है और आपके जमा किए हुए पैसे के रेशो में हर महीने आपकी इनकम, आपकी आमदनी शुरू हो जाती है। तो क्या है ये स्कीम और इस स्कीम का फायदा कौन कौन उठा सकता है, इसी पर डिटेल में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बहुत ही खास मेहमान। इंडिया पोस्ट के डायरेक्टर कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस बिशन सिंह और इंडिया पोस्ट के ही असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस सर्विसेज देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र जी, क्या आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, क्या एक्सेस डिपॉजिट की बात कभी आप लोगों के सामने आती है? एक्सेस डिपॉजिट अगर हो जाता है, मतलब जितना डिपॉजिट आमतौर पर एक इन्वेस्टर करना चाहता है उससे ज़्यादा कर देता है, तो उस एक्सेस अमाउंट का क्या होता है? क्या उस पर भी कोई इंटरेस्ट लगता है या मिलता है इन्वेस्टर को? जी वैभव जी, बहुत आपने क्रिटिकल और अच्छा सवाल पूछा है और इससे काफ़ी ग्राहक भूतकाल में प्रभावित भी हुए हैं ड्यू टू अननोननेस। और इसीलिए मैंने मेरा वार्तालाप शुरू करने से पहले ही कहा था कि किसी भी योजना से निवेश करने से पहले उससे संबंधित जानकारी आपको लेनी चाहिए। MIS में ऐसे आमतौर पे इंसिडेंट्स आते हैं कि अगर जॉइंट अकाउंट है और उसमें एक जॉइंट अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो लिमिट है, अगर इंडिविजुअल है उससे एक्सेस हो गई तो एक्सेस अमाउंट को रिफंड किया जाता है। तो अगर किसी भी कारणवश ग्राहक ने अननोइंगली ज़्यादा अमाउंट से खाता खोल दिया है या जॉइंट होल्डर में से किसी की डेथ हो गई है, एक्सेस डिपॉजिट जब भी पता लगता है पोस्ट ऑफिस उसको रिफंड करता है और जिस डेट से अमाउंट एक्सेस हुआ है उस डेट पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का ब्याज देय होता है, जो कि अभी वर्तमान में 4% है। जी बिशन जी, आप हमारे व्यूअर्स को एक बात बताएं कि आमतौर पे जब भी पोस्ट ऑफिस की बात हम करते हैं या हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं, क्या ऐसी बातें होती हैं इन्वेस्टर के मन में, उनके जहन में, जो वो आपसे सवाल पूछते हैं आमतौर पे? आप क्या देखते हैं आमतौर पर वो कॉमन, जिसे FAQs कहते हैं कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आमतौर पर पूछे गए सवाल वो कौन से हैं जो उनके मन में होते हैं और जो आप बार बार उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है, या कोई ऐसी मिथ जो आप लोगों ने सुनी हो कि पोस्ट ऑफिस से जुड़ी हुई या इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई कोई ऐसी मिथ जो आमतौर पे इन्वेस्टर के होती हो या समाज के जो अलग अलग तबके हैं या जो निचला तबका है उनके मन में जो कोई डर हो, कोई शंका हो, उसके बारे में अगर आप हमें बताएं। जी वैभव जी, नो डाउट भारत एक बहुत ही विशाल देश है। यहाँ पर कई प्रकार के, कई मंतव्य के लोग रहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करता है, तो सबसे पहले तो उसके मन में शंका रहती है, खासकर जो मार्केट व्यवस्था अभी है कि क्या मेरा धन सुरक्षित है। जी मैंने यहाँ पर अगर पोस्ट ऑफिस के किसी भी स्कीम में अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया तो क्या मेरा वो पैसा सुरक्षित है। सबसे बड़ी शंका तो ये रहती है। जनरली पोस्ट ऑफिस में काउंटर पे लोग ये सवाल भी पूछते हैं। और रही बात दूसरी, जो उनकी क्वेरीज़ की जो बात रहती है, तो उसमें जनरली इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड रहती है कि उसमें क्या ब्याज मिलेगा, किस तरीके के उसमें सुविधाएं मिलेगी। और अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है तो हमारे पास सवाल इस तरीके के भी आते हैं कि MIS पे मैंने पैसा तो जमा कर दिया, क्या मेरा इसका जो ब्याज मिलेगा, मासिक जो ब्याज मिलेगा, क्या ये मुझे बैंक अकाउंट में जा पाएगा? जो सुविधाएं अब डाकघर में अवेलेबल है, अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट MIS खोला है, उसने वो ये चाहते हैं कि मेरा जो मंथली उससे इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट आपका मेरे बैंक अकाउंट में चला जाए, वो सुविधा भी है। जनरली कुछ इस तरीके के ऑपरेशनल लोगों की कुछ सवालात होते हैं जिस पे वो जानना चाहते हैं, लेकिन हर एक सवाल का जो उनके मन में जो भी सवाल है उनका एक बहुत ही वैलिड और एक जस्टिफाइड उनका आंसर अवेलेबल रहता है। जी बिल्कुल। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई इन्वेस्टर, अगर कोई भी इंसान पोस्ट ऑफिस में जाए, पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हैं, कहीं भी वो जाके इन ब्रांचेस में से जानकारी ले सकता है, बातें पूछ सकता है। क्या ये सभी चीज़ें जो आपने बताई, क्या इसके लिए कहीं पहले से ही अगर जानकारी लेनी हो तो क्या ये सभी चीज़ें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं या ऐप पर उपलब्ध हैं? और किस तरीके से वो, अगर उनको कुछ समझ में ना आए तो क्या वो ईमेल के ज़रिए या SMS के ज़रिए पोस्ट ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, उनके कांटेक्ट में आ सकते हैं
और ये सभी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं? जी वैभव जी, बिल्कुल। कस्टमर को अगर कोई भी क्वेरी हो, उसके क्वेरी को पहुंचाने के लिए कई माध्यम हैं। जैसे काउंटर पे उन्होंने पूछ लिया, हमारे वेबसाइट्स पे भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हमारा मोबाइल बैंकिंग का फीचर है, ई बैंकिंग के फीचर्स है, वहाँ पर भी ये चीज़ें अवेलेबल है। और जनरली हम कई बार हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य प्रचार माध्यमों के माध्यम से भी हम पब्लिक को ये स्कीम्स के बारे में बताते रहते हैं। उसी संदर्भ में मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ कि इस शो के माध्यम से भी लोग बहुत जो भी इसको देखेंगे वो लोग भी इस स्कीम के बारे में जानेंगे। प्रचार के बहुत सारे माध्यम अवेलेबल हैं, हमारे ऑनलाइन मोड से अवेलेबल है, हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं, पब्लिक ग्रीवांस सेल्स हैं, कई चैनल्स हैं जहां से कस्टमर अपने स्कीम्स के बारे में, वहां से कोई क्वेरीज के बारे में, कुछ शिकायतें हो, उनका समाधान और निवारण पा सकता है। जी देवेंद्र जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। अभी हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से मंथली इनकम स्कीम की जो आमदनी होती है वो आपने कहा कि सीधा इन्वेस्टर अपने पास ले सकता है। अब यही इन्वेस्टर अगर ये चाहे कि इसी मंथली इनकम स्कीम की जो आमदनी है उसको हम बैंक में ले जाएं या हम कहीं किसी और आरडी में डलवा दें या किसी और तरीके से इन्वेस्ट कर दें, जैसे भी उनके घर की हालात हैं और जैसे भी उनकी मर्जी है, जैसे भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो क्या इन सब सुविधाओं के लिए वो पोस्ट ऑफिस को निर्देशित या डायरेक्ट कर सकते हैं? और साथ ही साथ क्या कोई अलग चार्ज होता है जो इन्वेस्टर को पे करना होता है पोस्ट ऑफिस के लिए, जिसके थ्रू ये जो अमाउंट ट्रांसफ़र की जो सुविधा है वो उनको आसानी से मिल पाए? जी वैभव जी, इसका जवाब देने से पहले मैं दर्शकों के लिए एक सूचना और देनी चाहूँगा जो पिछले सवाल से संबंधित थी। अभी हमने ग्राहकों के लिए IVR फैसिलिटी शुरू की है। कोई भी ग्राहक हमारे टोल फ्री नंबर पे डायल करेंगे तो सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी ले सकते हैं। अब इस पे आपके प्रश्न का जवाब है कि दूसरा सवाल था कि ग्राहक अगर चाहे तो अपने बैंक खाते में अपना इंटरेस्ट पे आउट ले सकते हैं। उसका पार्ट 1 ये था। तो ग्राहक अपना मैंडेट फॉर्म दे के संबंधित पोस्ट ऑफिस में देंगे और वहाँ पे एक बार कॉन्फ़िगर हो जाएगा, फिर टिल द मैच्योरिटी हर माह उनका ब्याज ऑटोमेटिकली आइदर बैंक खाते में या पोस्ट ऑफिस खाते में जा सकता है। इसका कोई चार्ज नहीं है। आपके प्रश्न का दूसरा पार्ट था कि अगर कोई ग्राहक अपने मासिक ब्याज को आरडी में इन्वेस्ट करना चाहे तो उस परिस्थिति में ग्राहक के पास एक बचत बैंक खाता खुलवाना होगा और एक आरडी खाता खुलवाना होगा और उन्हें 2 मैंडेट देने होंगे, एक MIS से बचत खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए और एक बचत खाते से आरडी में ट्रांसफ़र करने के लिए। एक बार मैंडेट देने के बाद 5 साल तक हर माह उनका MIS का ब्याज सेविंग बैंक में आएगा और सेविंग बैंक से आरडी में चला जाएगा, जिस भी डिनोमिनेशन का आरडी खोला हुआ हो। आरडी डिनोमिनेशन किसी भी अमाउंट का हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जी देवेंद्र जी, आप हमें बताएं इस बात के बारे में कि अलग अलग लोग हैं जो MIS में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जी, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि जो आमदनी उनको मिले वो कुछ एक तो स्टेबल हो, यानी लगातार निश्चित तौर पर हर महीने हर माह आती रहे, और साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि जो पैसा हो वो कहीं डूबे ना, वो कहीं बर्बाद ना जाए। आप क्या देखते हैं आमतौर पे आप लोग, आप और बिशन जी, आप दोनों ही अफसर हैं पोस्ट ऑफिस में, डाकघर की जो स्कीम है इसमें आप लोग जानते हैं इसके बारे में, आप लोग हर रोज़ न जाने कितने ही लोगों से डील करते हैं, कितनी ही इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के बारे में आप लोग गहन चिंतन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से एक इन्वेस्टर MIS के प्रति अट्रैक्ट होता है और क्यों MIS एक ऐसी स्कीम है जिसके प्रति इन्वेस्टर को पूरा भरोसा दिखाना चाहिए और इन्वेस्टर को स्कीम में ज़रूर इन्वेस्ट करना ही चाहिए? जी वैभव जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि सर ने जैसे बताया, विशन सर ने, कि ये योजना भारत सरकार की सॉवरन गारंटी है बचत बैंक की सभी योजनाओं में। MIS स्कीम एक स्कोप प्रोवाइड करते हैं सभी वर्ग के लोगों को कि वो अपने खर्चों के लिए एक प्लान कर सकें। वर्तमान में दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि आपने जिस दिन खाता खोला है, आपके खाता मैच्योरिटी तक उस पर वही ब्याज दर लागू होगी। अगर आगे कम भी होती है तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो
अभी की ब्याज दर है 6.6%। अगर आप ब्याज दरें बाकी मार्केट में देखिए और कम्पिटिटिव देखिए तो ऑलमोस्ट 4.5 और 5% है। तो 2% का तो डिफरेंस यहाँ पे सीधा सीधा इंटरेस्ट के रेट का ही आ रहा है। तो वर्तमान में अगर कोई 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उनको प्रति माह 2475 रुपये मिलेंगे। 9 लाख रुपए अगर करते हैं तो 4950 रुपये। तो इससे वो अपने खर्चों की प्लानिंग कर सकते हैं। इवन मैं तो युवा पीढ़ी को भी, आमतौर पे परसेप्शन ये है कि ये योजना रिटायर्ड लोगों के लिए है, लेकिन मैं युवा पीढ़ी को भी कहना चाहूँगा कि अगर वो अपना एक कॉर्पस इसमें कुछ भी डाले, मान लीजिए 1 लाख रुपया कोई डालते हैं जो कि आईफोन खरीदने के यूज़ आता है, तो 1 लाख पे 550 रुपया हर महीना उनको मिलेगा, जो कि शायद उनके मोबाइल रिचार्ज के लिए यूज़ हो सकता है। तो इसलिए गारंटीड स्कीम, सिक्योर रिटर्न और हायर रिटर्न, तो एक ये बेहतरीन स्कीम है जो आपकी वर्तमान को सुधार सकता है, वर्तमान खर्चों को मैनेज करने में सपोर्ट करता है। जी वैभव जी, देवेंद्र जी, आपने जो हमें बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बिशन जी, आमतौर पर देखा गया है कि जो यूथ है, सरकार या बाकी जो प्राइवेट फर्म्स हैं, हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जो यूथ हैं उनकी अट्रैक्शन हमें मिले। हम यूथ जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उस तरीके से फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम आगे बढ़े। आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है देश की युवा पीढ़ी के लिए, देश के यूथ के लिए, कि वो MIS जैसी एक स्टेबल मंथली इनकम स्कीम्स में इन्वेस्ट करे? किस तरीके का इन्वेस्टमेंट, जैसे कह सकते हैं कि एक अपब्रिंगिंग होती है इन्वेस्टमेंट की फील्ड में, किस तरीके से वो लोग इन्वेस्ट करना सीखते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की बारीकियों को समझ पाते हैं MIS के ज़रिए या ऐसी स्कीम्स के ज़रिए? वैभव जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया आपने, यूथ का, जो हमारे यंग जनरेशन्स का। आज का यूथ बहुत ही टेक्नोलॉजी सेवी है, बहुत ही फाइनेंशियली वो बहुत लिटरेट है। यूथ से मेरा यही संदेश रहेगा, आज का यूथ फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत अच्छे से जानता है जी। उसके जो फाइनेंशियल प्लानिंग में एक कंपोनेंट ज़रूर रहता है कि कितना सा अमाउंट उसने रिस्क फ्री एरिया में डालना है, कितना अमाउंट उसने रिस्क वाले एरिया में डालना है, ताकि उसका रिटर्न्स वगैरह अकॉर्डिंगली आए। जो भी हम चाहते हैं कि मेरा कुछ रेशो, सामान्यतः जो बाज़ार में जो कैलकुलेशंस की जाती है, जो गणना की जाती है कि आपके एज के हिसाब से कितना अमाउंट आपको कहाँ डालना चाहिए, कितना अमाउंट आपको रिस्क एरिया में डालना चाहिए। तो यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ अपने इनकम का, कुछ अपने जो कमाई का जो कुछ पोर्शन ऐसे स्कीम्स में डाला जाए जहां एश्योर्ड इनकम है, जहां पर सॉवरेन गारंटी है। और यूथ के लिए ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव सिस्टम है। विभाग ने भी हमारे जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस हैं उसके माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ें अभी आगे बढ़ाई है। हमने इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग लाया है। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे विभाग के अंतर्गत ही एक PSU है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जो जिसका मैंडेट ही है कि डिजिटली एनेबल्ड बैंक, जो खासकर हमारे जो यंग जनरेशन के लिए अट्रैक्टिव है, यंग जनरेशन की ज़रूरतों के हिसाब से बना है। तो जो भी यंग जनरेशन है जो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, उसका जहाँ पर आपने सेफ्टी देखनी है, सॉवरेन गारंटी देखनी है, तो उसमें MIS बहुत ही अट्रैक्टिव है। लिमिट्स की मैंने बात की है, 1000 रुपये से अकाउंट खुल सकता है। अगर आपका सेविंग्स और आपके जो कॉर्पस है वो 4.5 लाख तक का भी आप अकाउंट्स खुल सकते हैं। युवाओं के लिए तो ये बहुत ही सूटेड है, बहुत ही एक उपयुक्त माध्यम है अकाउंट खोलने के लिए MIS स्कीम। और मैं चाहूँगा कि हर एक यूथ, आप बिल्कुल अनेक अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, लेकिन MIS जैसी स्कीम में जहाँ पर आपको मंथली एश्योर्ड इनकम आपको मिलना है, वहाँ पर भी ज़रूर इस पर अपना इन्वेस्टमेंट करें और इसमें अपना इसके इन्वेस्टमेंट को आगे बनाए रखें। बिल्कुल बिशन जी, बहुत ही ज़रूरी बात आपने बताई, वो ये कि किस तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात हम कर रहे थे कि रिस्क और रिस्क फ्री दोनों ही किस्मों की इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी होती हैं, और दोनों ही किस्मों की इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टर को पैसा लगाना चाहिए। और देश की युवा पीढ़ी, देश के जो यूथ हैं, उनको क्यों MIS में पैसा लगाएं, ये आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। देवेंद्र जी, आपसे अगला सवाल ये है कि युवा पीढ़ी की तो हमने अभी भी बात की, आपने, बिशन जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बताया कि क्यों यूथ को MIS के ज़रिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना सीखना चाहिए। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ महिलाओं के बारे में, वर्किंग वुमेन के बारे में, और साथ ही साथ जो घर चला रही हैं महिलाएं, उनके बारे में। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं की बहुत ही अहम, बहुत ही बड़ी भूमिका होती है
न सिर्फ हमारे घरों को संपन्न करने में, हमारे पूरे देश को संपन्न करने में, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में किस तरीके से MIS जैसी स्कीम्स महिलाओं के लिए कारगर हैं, उनके लिए अच्छी हैं, और क्यों वो जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, हम सभी जानते हैं, हमारे घरों में भी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके जो एक आम वर्ग का परिवार है, किसी भी क्षेत्र का परिवार है, वो कुछ बड़ा खरीदने की बात बाद में सोचता है, एकदम से बहुत सारा पैसा नहीं आ पाता। तो उनके लिए, महिलाओं के लिए क्यों ऐसी स्कीम्स बेहद ख़ास हैं? जी वैभव जी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये MIS योजना सभी वर्ग यूज़ कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो नहीं, खर्च मैनेजमेंट के लिए। आमतौर पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लोग करते हैं अपना फ्यूचर के लिए। ये ऐसी योजना है जो कि आपका वर्तमान को आसान बनाती है। तो गृहिणियाँ भी अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 50,000 का किसी गृहिणी ने खाता खोला तो हर महीने उनको 275 रुपये मिलेंगे, जिसको कि वो बजट एलोकेशन कर सकते हैं कि इस काम के लिए मैंने ये 50,000 की MIS खोली, वो खर्चा स्पेयर हो गया। मान लीजिए 1 लाख का कोई अकाउंट खोला उन्होंने बाद में, उसमें से 550 रुपये वो सिक्योर कर सकती है कि इस तरह का, मान लीजिए गैस का पेमेंट ही है तो 550 रुपये हर महीने गैस के हेड में इस अकाउंट के माध्यम से पे हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना फाइनेंशियल बजट, फाइनेंशियल पेमेंट को भी इस योजना के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ बच्चों को, इवन बच्चों की फ़ीस के लिए ही अगर हम बात करें, अगर कोई 4.5 लाख रुपए का MIS खाता अपने बच्चों के माध्यम से खोलते हैं और 2475 रुपये हर महीने उनको मिल रहे हैं, तो उनका फ़ीस का हेड इसके माध्यम से वो 5 साल तक के लिए फ्री कर सकते हैं और उसके बाद उस अकाउंट को आगे एक्सटेंड करके, इस तरह से वेरियस हेड में भी आप अलग अलग अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। बट लिमिट ये है कि एक इंडिविजुअल की 4.5 लाख। बिशन जी, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। हम लगातार बात कर रहे हैं यूथ की, महिलाओं की, हम बात कर रहे हैं कि हम अकाउंट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कई ऐसी जगहें हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा अभी भी मौजूद नहीं है। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर भारत सरकार लगातार कार्यरत है, प्रयास कर रही है, कोशिशों में लगी हुई है कि वहां पर इंटरनेट की सुविधा पहुंचे। लेकिन आज की तारीख में जब ये प्रयास किए जा रहे हैं, जब इंटरनेट अभी वहां पर पूरी तरीके से पहुंचा नहीं है, ऐसे में क्या ये सभी सुविधाएं हर ब्रांच में उपलब्ध हैं, सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं, या ऐसी कोई सुविधाएं हैं जो केवल इंटरनेट के ज़रिए ही ली जा सकती हैं, या केवल ऐसी सुविधाएं हैं जो सिर्फ पोस्ट ऑफिस में आके ही ली जा सकती हैं? मैं इस संदर्भ में मैं अपने सभी दर्शकों को से भी ये को भी बताना चाहूँगा और उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा, डाक विभाग की जितनी भी जो फाइनेंशियल स्कीम्स हैं, जितनी भी जो वित्तीय सेवाएं हैं, उसके अंदर जितने भी जो स्कीम्स हैं, वो भारत के हर एक डाकघर में उपलब्ध है, नंबर 1। और नंबर 2, हमारी जितनी भी जो डाकघर हैं ऑल ओवर इंडिया में 1,56,000, उसका 99% ग्रामीण क्षेत्रों में है जी। और कई क्षेत्र ज़रूर ऐसे हैं जहां पर आपका अभी भी इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, लेकिन वहां पर भी सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं। वहाँ पर भी MIS खोला जा सकता है, वहाँ मैनुअल मोड से अकाउंट खोला जा सकता है, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है जहाँ पर शहरी क्षेत्र से लेके दुर्गम हिमालय तक या लक्षद्वीप के द्वीपों तक देश बसा हुआ है। तो वहाँ पर भी हर एक डाकघर में ये सुविधा उपलब्ध है। वहाँ पर मैनुअल मोड से होगा, अगर आप शहरी क्षेत्रों में आए तो यहाँ ऑनलाइन मोड से होगा, लेकिन विभाग ने हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक नागरिक के लिए हर एक सुविधा उसके नियरेस्ट डाकखाने में प्रोवाइड करवाई है। बहुत ही अच्छी बात है बिशन जी कि सिर्फ इंटरनेट का होना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि आपने बिशन जी और देवेंद्र जी की बातें सुनी, ये बात ज़रूरी है कि आप MIS में इन्वेस्ट करें, लेकिन पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है वो कहीं भी आपको रोकती नहीं है कि अगर आपके घर में या आपके रीजन में या आपके क्षेत्र में इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आपको किसी भी सर्विस से आपको उसका फ़ायदा उठाने से आपको रोका जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में हों, हिमालय से लेकर केरल तक, लक्षद्वीप, गुजरात से लेकर असम और आगे अरुणाचल तक, आप किसी भी क्षेत्र में हों, ये आपके लिए बिल्कुल मुमकिन होगा कि आप पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठाएं। देवेंद्र जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर कोई इन्वेस्टर MIS में इन्वेस्ट कर दे और उसके बाद स्कीम को एक्सटेंड करवाना चाहे,
तो कौन से ऐसे सवाल हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आगे चल के इन्वेस्टर्स हो जाएंगे, या ऐसे इन्वेस्टर्स अब भी हैं हमारे व्यूअर्स में जो जानना चाहेंगे ये बात कि किस तरीके से एक्सटेंड की जाती हैं सेवाओं को, और एक्सटेंड करने के वक्त क्या कोई अलग से चार्ज लिया जाता है, या एक्सटेंड करने के वक्त क्या क्या ऐसी बातें होती हैं जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए? जी वैभव जी, MIS अकाउंट जैसे कि मैंने बताया 5 साल की योजना है, तो 5 साल के बाद इसमें अभी एक्सटेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं है। 5 साल बाद आपको ग्राहक को खाता बंद करके नया अकाउंट ओपन करना होगा। खाता बंद करने के लिए, खोलने के लिए किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। जी बिशन जी, हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, हम अब बिल्कुल अंत की ओर आ चुके हैं। इससे पहले कि आप हमारे दर्शकों से विदा लें, आप क्या कहना चाहेंगे MIS स्कीम के बारे में? कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या होंगे आपके? मैं अपने सभी दर्शकों से ये आग्रह करना चाहूँगा और उनको ये बताना चाहूँगा कि ज़रूर इन्वेस्ट करें मंथली इनकम स्कीम में, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो। ये बहुत ही एक सुरक्षित स्कीम है, भारत सरकार द्वारा संचालित स्कीम है। इसमें भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी है। अमाउंट जैसे हमने बताया 1,000 रुपये से शुरू करके आप 4.5 लाख रुपए सिंगल या 9 लाख रुपए जॉइंट अकाउंट तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग कुछ ना कुछ अपना ज़रूर MIS में सेविंग करें, पोस्ट ऑफिस के अन्य स्कीम्स में भी सेविंग करें। खासकर जिस प्रकार से हमारी फाइनेंशियल नीड्स बढ़ रही हैं और आने वाले टाइम में आगे और बढ़ेंगी, जैसे देवेंद्र जी ने बताया कि स्कूल का फ़ीस देना हो, गैस सिलेंडर का पेमेंट करना हो, या कुछ भी अपने रूटीन के जो खर्चे हैं उसको चलाना हो, तो उसके लिए मंथली इनकम स्कीम हर एक वर्ग के लिए, हर एक आयु वर्ग के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें अपनी आय क्षमता के अनुसार। अकॉर्डिंगली हर एक पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा उपलब्ध है। आप नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके आप ऑनलाइन माध्यम से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा अगेन निवेदन रहेगा सभी वर्ग से, इस स्कीम में ज़रूर इन्वेस्ट करें। ये बहुत ही सुरक्षित माध्यम है, इसमें एश्योर्ड मंथली इनकम है, सभी को इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जी, और देवेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से विदा लेने से पहले? जी वैभव जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि बेहतर जीवन जीने के लिए आमतौर पे परसेप्शन ये है कि आय होनी चाहिए। जितनी आय ज़रूरी है उतना ही महत्वपूर्ण है बचत। उस आय में से आप कितना बचा पाते हो वो आपके जीवन में निरंतरता बनाए रखेगा। तो अतः सभी दर्शकों से मैं यही निवेदन करनी चाहूँगा कि आप अपने में, अपने बच्चों में एक तरह की बचत की आदत डालें। हमारे पोस्ट ऑफिस की सभी योजनाएं, उनको आप हमारी वेबसाइट पे देखें और आपकी जो वित्तीय योजना, जो आपके वित्तीय लक्ष्य है, उसके आधार पे आप योजना शुरू करके इवन RD 100 रुपये से शुरू होकर 15 लाख की वरिष्ठ नागरिक जमा योजना, सीनियर सिटीजन स्कीम तक के हमारे यहाँ प्रोडक्ट है। और साथ में मैं कहना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए PPF खाता ज़रूर खुलाएं। अगर बॉय चाइल्ड है तो, और गर्ल चाइल्ड है तो सुकन्या खाता ज़रूर खुलवाएं। धन्यवाद। बिशन सिंह जी, देवेंद्र शर्मा जी, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी डिटेल में इतनी अच्छी बातें बताई, जानकारियां दी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पैसा बोलता है कि कड़ी में बस इतना ही। आप अपनी राय और अपने सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल ID है ddurduspecials@gmail.com। इसके साथ ही हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।